अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए एक और बुक सीरीज लेकर आई हूँ। इससे पहले वाले में हमने हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात करी थी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो इतिहास विषय के लिए आपको पढ़नी ही चाहिए, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हो या फिर आप नॉर्मली ऐसे पढ़ना चाहते हो या किसी भी पीएचडी वगैरह के लिए पढ़ रहे हो। आज हम लोग बात करेंगे कि ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी की हमारी बहुत सी क्लासेस भी हो चुकी हैं, आप लोगों ने नहीं देखी तो वो जरूर देखिएगा। तो ज्योग्राफी के लिए कौन कौन सी बुक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक्स आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काम तो आएंगी ही। साथ ही अगर आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो उसके लिए भी आप इसे पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये जो बुक्स हैं ये आपके ग्रुप ए सर्विस के लिए तो इंपॉर्टेंट है, बाकी जो छोटे मोटे आप एग्जाम्स देते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बुक्स हैं ये बहुत बेसिक बुक्स हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें हाई स्टैंडर्ड की चीजें लिखी गई है, बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग देखेंगे कि भूगोल के लिए कौन कौन सी किताबों की आवश्यकता होती है। तो मेरे पास कुछ ये चार किताबें हैं, उसके अलावा भी दो बुक्स और हैं, वो मैं आपको वैसे बता दूंगी वो कौन सी बुक्स हैं करके। तो ये इन चारों बुक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरे भूगोल का आधार है वो बुक है 11th क्लास की एनसीईआरटी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। 11th क्लास की एनसीईआरटी है। मतलब ये बुक ऐसी है ना, अगर आप आंख बंद करके कोई बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के लिए बुक ढूंढ रहे हैं तो वो आपको ये मिलेगी। आपको कोई हाई स्टैंडर्ड बुक की शायद इसको पढ़ने के बाद जरूरत ना पड़े, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इससे सवाल भी बनते हैं, क्योंकि इसमें आपको देखो एनसीईआरटी है तो सीधी सी बात है, आपको ज्यादा ऐसे टफ लैंग्वेज नहीं दी है, बहुत ज्यादा बेसिक तरीके से इसमें बताया गया है, सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है। हाँ, वही मैंने आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि कुछ भी पढ़ने से पहले आपको क्लासेस जरूर करनी चाहिए। जिसने भूगोल नहीं पढ़ा है, जिसका बैकग्राउंड कभी भी आर्ट साइड नहीं रहा है, ज्योग्राफी किसी का बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको तो पहले क्लास लेनी होगी। क्योंकि देखिए कुछ ऐसे वर्ड इसमें होते हैं ना, क्योंकि ज्योग्राफी की क्लास है, सॉरी, क्योंकि देखिए है तो ज्योग्राफी की बुक, तो इसमें ज्योग्राफिकल लैंग्वेज तो होगी ही। जैसे कि इसमें एक चीज आती है लैगून, अब आपको पता ही नहीं लैगून क्या है, अब उसमें लिखा रहेगा कि लैगून से बनी झीलें ऐसी होती है। अब आप कहेंगे लैगून क्या चीज है, तो लैगून क्या है, ये सब चीजें अब इसके लिए अगर आपने कभी क्लासेस करी हैं, कभी कहीं से सीखा है, तो आपको पता है कि लैगून का मतलब क्या है। तो हर एक वर्ड इसमें पूरी तरीके से डिफाइन नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ, ये इसमें बहुत सी चीजें आपकी बताई गई हैं। मैंने हमेशा से इसी बुक को पढ़ा है, इसी को कंसीडर भी करूंगी। बहुत अच्छी बुक है। देखिए इसमें पूरा आपको स्टार्टिंग से बताया, ये आपका पूरा इंडेक्स है। इसमें पहले भूगोल के बारे में बताएंगे, भूगोल क्या है, भूगोल विषय के बारे में। इसे पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, वैसे आप पढ़ सकते हैं एक बार। फिर उसके बाद पृथ्वी के बारे में पूरा बताया है, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के आंतरिक स्ट्रक्चर क्या क्या है, पृथ्वी किससे मिलकर बनी है, और उसके अलावा महाद्वीप कैसे बने, महासागर का निर्माण कैसे हुआ, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया क्या है, और साथ ही खनिज शैल, कौन कौन से खनिज होते हैं, खनिजों के हाँ, कौन कौन से खनिज होते हैं, खनिज कैसे बनते हैं, ये बताया गया है। लेकिन हाँ, खनिज कौन कौन से क्षेत्र में मिलते हैं वो आपको इस बुक में नहीं मिलेगा। इसमें मतलब आपको सिर्फ भौतिक भूगोल बताया। भौतिक का मतलब कोई भी चीज इस दुनिया में है तो वो क्यों है, वो कैसे बनी है। ये पृथ्वी है तो ये कैसे बनी, ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये तारे चंद्रमा ये सब कैसे बना, वो सब आपको इसमें समझाया गया है। और उसके अलावा खनिज कैसे बने, अभी कहाँ मिलते हैं, ये आपको दूसरी बुक में पता चल गया, मैं अभी आपको बताऊंगी वो बुक के बारे में। फिलहाल इसमें ये बताया गया है कोई भी चीज उस दुनिया में वो कैसे बनी है, जैसे खनिज कैसे बने हैं, भू आकृतियां कैसे बनी है, पहाड़ कैसे बने, नदियां कैसे बनी, झीलें कैसे बनी, ये सब कुछ बताया है। साथ ही वायुमंडल कैसे बना है, वायुमंडल की क्या क्या संरचनाएं हैं, और सौर विकिरण, ऊष्मा बजट, ऊष्मा बजट जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब सूर्य की कितने परसेंट ऊष्मा जो हमें मिलती है, बाकी ऊष्मा का क्या होता है। उसके अलावा वायुमंडल और जल के बारे में, जलीय संरचनाएं बताई गई हैं। और विश्व की जलवायु, जलवायु का कैसे वर्गीकरण किया जाता है, कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु प्राप्त होती है। क्षेत्र का मतलब ऐसे कोई देश का नाम नहीं दिया जाएगा कि उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय ये क्या क्षेत्र होता है और यहाँ कैसी जलवायु मिलती है, ये सब कुछ इसमें बताया है। और महासागरीय जल, महासागरीय जल, महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल जो महासागर की संरचना होती है, महासागरीय तट, महासागरीय ढाल, ये सब क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ ज्योग्राफी की क्लास में। जिसको भी ज्योग्राफी नहीं आती है, जीरो से सीखना चाहते हैं, आप ज्योग्राफी की मेरी क्लास जरूर लीजिएगा। मैंने पूरा अपना प्लेलिस्ट भी बना दिया है, प्लेलिस्ट से सारी क्लासेस कर सकते हैं। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, महाद्वीप कैसे बने, वायुमंडल क्या है, महासागरीय संरचना क्या है, ये सब बता चुकी हूँ। और उसके अलावा पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, और एक चैप्टर इसमें जैव विविधता का भी दिया है। जैव विविधता क्या होती है, किस प्रकार की जैव विविधता होती है, उनके क्या प्रकार होते हैं,
तो इस प्रकार से देखिए, जैसे खनिज और शैल है, ये कौन कौन से खनिज है जो कितने परसेंट भाग में पाई जाते हैं, इंपॉर्टेंट खनिजों के बारे में ये आंकड़े बताए गए हैं कि पृथ्वी की जो परपटी है उसमें सबसे ज्यादा क्या क्या चीज है, जैसे कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ये बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट आपके खनिज है, फेल्डेस्पर, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, एम्फिबोल, ये खनिज क्या है, इनका क्या उपयोग होता है, इनसे कौन सी चीजें बनी है, जैसे कि परपटी भी बनती है। तो ये, और देखिए कुछ इस प्रकार के आपको छोटे छोटे चित्र भी दिए जाएंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। मैं आपको कुछ और भी चित्र इसमें दिखाती हूँ जिसमें बहुत सी चीजें इसमें दी गई है। लेकिन वही देखिए, जैसे मैंने ये पेज मोड़ा, ये इसकी लैंग्वेज इतनी टफ है, मतलब इतनी ज्यादा टफ नहीं है, मतलब वैसे बेसिक है, बट वही मैंने आपको कहा कि अगर आप स्कूल में है तो स्कूल में आपको टीचर जरूर पढ़ाती होंगी, तो तब जाके आपको ये बुक समझ में आएगी। उसी तरीके से अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो पहले आपको किसी से पढ़ना जरूरी है, या तो आपने कोचिंग ली हो या आपको आता हो। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट सेकंड टाइम पढ़ा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, तो ऐसे आपको भी समझ में नहीं आ पाएगा। अगर आप क्लास लोगे तो आपको बेसिक समझ आ जाएगा, तो उसके बाद जब आप इसे पढ़ोगे तो आप आराम से समझ जाओगे। ये देखो, ये कुछ इस प्रकार की संरचनाएं बनाई। अब इस संरचना का क्या अर्थ है, अगर कोई इंसान पहली बार देखेगा उसे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है ना। तो ये पूरी तरीके से इसमें बताया गया है। ये अगर आपको यकीन, ये किस चीज का है ना, ये है वृक्ष का। ये टुंड्रा में कौन से वृक्ष होते हैं, ये किस टाइप के, अब आप सोचो ये वृक्ष का इस प्रकार के कैसे स्ट्रक्चर बना है। तो ये समझने के लिए ना आपको क्लासेस तो करनी ही चाहिए, और इसी के आधार पर आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। जैसे कि मैं थोड़ा और कुछ दिखाऊं आपको। अब ये देखिए, अब ये क्या है, ये जो है ना, ये पूरा हिमानी धौत क्या होता है, एस्कर क्या होता है, मैदान क्या होता है, अब ये पूरा दिखाया तो है। अब ये देखो, बहुत सी संरचना आपको एक जैसे दिखेगी, जैसे ये है। अब लेकिन ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन नाम अलग हो गया। जैसे अभी इसको हम कहते हैं एस्कर, इसको हम कहते हैं ड्रमलिन। मैंने आपको कहा था ना, ज्योग्राफिकल लैंग्वेज आपको मिलेगी मिलेगी। अब ड्रमलिन क्या है, एस्कर क्या है, वो इसमें बताया तो गया है, बट वो है कि आपको एकदम से शायद समझ में ना आए। अगर आपको यकीन नहीं तो एक बार आप इसको बुक को खुद से पढ़कर देखिए। अगर आपके समझ में आती है तो बिल्कुल आप खुद से पढ़िए और इसको अच्छे से रिवाइज करते जाइए। लेकिन अगर आपके सच में समझ नहीं आ रही है तो क्लास लीजिए। क्लास लेने के बाद अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो उसके बाद आपको ये बुक पूरी तरीके से अच्छे से समझ आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत अच्छी बुक है। सब कुछ इसमें आपको दिया गया है। जैसे कि ये है, अब ये क्या है, ये बालू और टिब्बे हैं, मतलब जो मरुस्थल में अलग अलग संरचनाएं बनती है वो ऐसे दर्शाया गया है। अब शायद आपको ऐसे समझना है कि क्या संरचना बनाई गई है ना। ये देखिए, पूरा ऊष्मा का बजट बताया गया, ये चित्र के आधार पर पूरा ऊष्मा बजट की 100% ऊष्मा से कितनी कितनी परसेंट ऊष्मा मिलती है। ये जो है, ये है आप लोगों का पूरा तापमान वितक्रमण, मतलब तापमान कैसे कैसे बढ़ता है, कहाँ पर, ये जो लाइनें है ना, ये सब कुछ बताती है तापमान के बारे में। अब ये भी आपको एकदम से समझ नहीं आएगा, ये चीजें, ये क्लास मैंने अभी ली नहीं है, ये मैं जल्दी ही आपके लिए ये वाली क्लासेस भी लेकर आऊंगी, ये सब समझाऊंगी। तापमान वितक्रमण क्या होता है, कौन से क्षेत्र में किस प्रकार से तापमान मिलता है, ये सब कुछ मैं बताऊंगी। तो ये सब जानने के लिए आपको एक बार क्लास करके देख सकते हैं आप लोग। ये वायु समीर, समुद्र समीर क्या होती है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। वायु राशि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये चक्रवात के बारे में दिया गया है, ये चक्रवात भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये क्लास आपको जरूरी लेनी चाहिए अगर आप ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी एग्जाम के लिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं जिसमें आपका अच्छा खासा कंटेंट बनता है ज्योग्राफी का, तो आप ज्योग्राफी के लिए ये एनसीईआरटी तो जरूर लीजिएगा, ठीक है। अब जो मैं दूसरी वाली एनसीईआरटी की बात कर रही थी वो शायद मैं लाई नहीं हूँ, वो 11th क्लास की ही एनसीईआरटी है। 11th क्लास की ही एनसीईआरटी है, हाँ ये है। अब जो मैं दूसरी बुक की बात कर रही थी जिसमें मैं आपसे कह रही थी कि खनिजों का वितरण उसमें नहीं दिया कि कौन कौन से, ये है वो जो आपका आगे के सारे काम पूरा करेगी। ये भी 11th क्लास की है, भारत भौतिक पर्यावरण, एनसीईआरटी ही है। अब इसमें क्या क्या चीजें दी गई है, इसमें आपको पूरा हिमालय की संरचनाएं बताई गई है। इसमें अब आपको भारत के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, यानी कि भारत की संरचना, उसमें भौतिक चीजें हैं कि पर्वत कैसे बने, पहाड़ कैसे बने। अब इसमें भारत के अंदर क्या क्या चीजें, कौन से पर्वत है, कौन से पठार है, कौन सी नदियां हैं, ये सब दिया। देखिए जैसे पूरा मैप है, मैप के साथ आपको पूरा बताया गया है कि ये कितने डिग्री में मैप है, मतलब कि भारत के कितने अक्षांश में मौजूद है, कितने देशांतर में है, भारत की तटीय सीमा कितनी है, भारत की कितनी उसके अलावा भारत का आकार कैसा है, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। ये मैंने कुछ इसके अलावा भी नोट्स बनाए हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये देखिए सारे मैप के थ्रू इसमें समझाया गया है। तो इसको भी अगर आप, हाँ, ये संरचना भू आकृतियां, ये देखिए, ये जैसे कि इसमें पूरी बताई गई है कि इसमें हिमालय के बारे में बताया गया। ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये है भौतिक भारत। भौतिक भारत यानी कि ऊपर वाले क्षेत्र में ये पूरा हिमालयी क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। मैदान, हिमालय, पठार सब पढ़ा चाहिए, सब कुछ मैंने अच्छे से पढ़ा दिया। अगर आपको डायरेक्ट बुक से समझ नहीं आता तो आप वो क्लास देख सकते हैं, उसके बाद आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। ये पूरे हिमालय वगैरह के बारे में बताया गया है। ये देखिए, ये हिमालय, ये मैंने इंपॉर्टेंट चीजें भी इसमें एड ऑन की है। ये है आप लोगों का हिमालय का विभाजन, किस प्रकार से हिमालय का इसमें विभाजन किया गया है।
ये है प्रमुख पहाड़ियां, पूर्वोत्तर भारत की जो प्रमुख पहाड़ियां हैं उनके बारे में, ये भी मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। मैं पूरे उत्तर से लेकर दक्षिण तक की सारी पहाड़ियां आपको कंप्लीट करवा दी हैं। उस क्लास को जरूर लीजिएगा, क्योंकि उस क्लास में मैंने एक्स्ट्रा पहाड़ियां भी बताई है जो इसमें नहीं बताई गई हैं। उन पहाड़ियों के बारे में भी बताया जो इंपॉर्टेंट है। और साथ ही अफवाह तंत्र यानी कि नदियों के बारे में बताया, कौन कौन सी नदियां हैं, उनकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है। मैंने नदियों वाला भी नहीं कराया, मैं उसके अलावा नदियों की क्या इंपॉर्टेंस है ये सब कुछ बताया। और जलवायु, जलवायु उसमें ये बताया गया है कि जलवायु के प्रकार क्या है, ए प्रकार की जलवायु, एम प्रकार की जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब इसमें बताया भारत की जलवायु के बारे में, उसमें पूरे विश्व को लेकर जलवायु बताई गई है, जलवायु के प्रकार बताए गए। अब इसमें भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है, भारत की जलवायु कैसी है, उस मानसूनी जलवायु कैसे आती है, उसके बारे में पूरा बताया। मैं मानसून भी नहीं बताया, मैं मानसून वाला चैप्टर भी आपको जल्द से जल्द पढ़ाऊंगी। और ये देखिए मानसून कैसे आता है, मानसून कैसे वापस जाता है, मानसून का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये देखिए ये जनवरी में तापमान क्या रहता है। ये देखिए आपको एकदम से ना ऐसे मैप देखो समझ नहीं आने वाला कि आखिर हो क्या रहा है। ये देखिए ये मौसम का आगमन है, मौसम सॉरी मानसून का आगमन है कि मानसून कैसे आता है भारत में, किस किस क्षेत्र में आता है और कहाँ कहाँ तक पहुंचता है, किस किस क्षेत्र में कितने % वर्षा करता है। ये सारी चीजें देखिए। उसके अलावा मिट्टी का वर्गीकरण इसमें बताया गया। ये देखिए सारा मानसून का वर्गीकरण है, सब कुछ मानसून का वर्गीकरण है। ये जलवायु का वर्गीकरण है। और ये प्राकृतिक वनस्पति यानी कि जलवायु के आधार पर कौन से क्षेत्र में वनस्पति मिलती है, उस वाले में बताया था वनस्पति कौन कौन से प्रकार की होती है, पूरे विश्व में कैसी वनस्पति मिलती है। इसमें बताया भारत में कहाँ कहाँ कैसी वनस्पति मिलती है। जैसे कि इन क्षेत्रों में मिलता है सदाबहार वन, ये वाला है पर्णपाती वन, ये है पर्वतीय वन वाला क्षेत्र। ये सब भी मैं आपको जल्दी ही पढ़ाऊंगी, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें मैं करवा चुकी हूँ, अभी कुछ चीजें हैं जो करवानी बाकी है। उसके अलावा मृदा, मृदा भी मुझे करवाना है, कौन कौन सी मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे यहाँ पे वन वाली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ इस क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, और यह वाले क्षेत्र में पूरी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इनके क्या कार्य हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, मिट्टियों का क्या महत्व है, ये सब कुछ आपको इस वाली बुक में बताया है। और साथ में इसमें आपदाओं के बारे में भी बताया, आपदाएं क्या क्या होती हैं, किस प्रकार की आपदाएं होती है। अच्छा इससे पहले वाली बुक में आपको भूकंप के बारे में बताया कि भूकंप कैसे आता है, उसके क्या प्रकार हैं। अब इसमें बताया कि आपदाओं से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और कुछ आपदाओं के बारे में बताया। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट आपदाएं हैं जैसे चक्रवात, उसमें चक्रवात कैसा आता है वो बताया है। इसमें बताया गया है कि चक्रवात के क्या परिणाम हो सकते हैं, और चक्रवात से क्या क्या हानियां हो सकती है, ये सब कुछ इसमें बताया। ये बाढ़, तो इस तरीके से इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट बताया। और एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें सबसे अच्छी है लास्ट में शब्दावली, शब्दावली जरूर देखना उस बुक में भी इस बुक में भी। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपके जो कि ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में आपसे कह रही थी जो आपको समझ में नहीं आएगी, तो इसमें वन लाइन में दिया, अगर वन लाइन में पढ़ के भी आपको समझ आ जाता है तो ठीक है। जैसे कि अपवाह क्षेत्र क्या होता है, अपवर्गित वन क्या होता है, अवनालिका क्या होती है, आरक्षित वन क्या होता है, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, ये सब मैं बता चुकी हूँ, उपमहाद्वीप महाद्वीप। उसके अलावा जीवमंडल क्या है, ज्वालामुख क्या है, झीलें क्या है, तटीय मैदान क्या होता है, तराई क्या होता है, दर्रा क्या होता है, ये सब कुछ इसमें बताया है। उसके अलावा महाखड्डे क्या होते हैं, प्रायद्वीप क्या होते हैं, शुष्क वलन क्या होता है, विसर्प क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, ये भी मैं बहुत सी चीज इसमें बता चुकी हूँ। अगर आपको एक बार ये बुक भी आप जरूर पढ़िएगा, ये दोनों बुक तो आपके भौतिक भूगोल के लिए पूरी मस्ट है। ये आपके पूरा भारत का भूगोल को कंप्लीट करेगी, ये भौतिक संरचना को कंप्लीट करेगी, तो ये दोनों ही बुक आपके लिए जरूरी है। अगर आपकी ज्योग्राफी का बैकग्राउंड रहा है, आपको ज्योग्राफी अच्छे से समझ आती है, तो आप डायरेक्ट दोनों को बुक को पढ़ सकते हैं। और साथ ही इनमें जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे अंडरलाइन करते जाइएगा, क्योंकि रिविजन के वक्त में आपको हर कुछ नहीं पढ़ना होता है। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो जैसे कि फैक्ट, फैक्ट हमें बार बार पढ़ने पड़ते हैं तभी जाके हमें याद होते हैं, तो उनको अच्छे से अंडरलाइन कीजिए ताकि सेकंड टाइम आप पढ़ें तो आपको ज्यादा पढ़ना ना पड़े। क्योंकि ऐसा होता है ना बार बार पढ़ने का, फिर कभी कभी मन भी नहीं करता कि इतनी बार इतने सारे पेजेस पढ़ने, तो मन ही नहीं करता है। लेकिन अगर आपने अंडरलाइन किए होंगे तो आप एक दिन में एक चैप्टर आराम से निपटा लेंगे, मतलब तो आप क्या करेंगे 10-15 मिनट में भी एक चैप्टर आराम से निपटा लेंगे। अगर आपने अंडरलाइन किए तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये है आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट बुक। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बुक बताती हूँ जो कि ज्योग्राफी के लिए ही इंपॉर्टेंट है, वो है भारत और उसकी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भारत लोग और उसकी अर्थव्यवस्था। हम ज्योग्राफी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ये 2 बुक्स जो मैंने अभी आपको दिखाई थी ये थी भौतिक भूगोल के लिए। अब जो मैं आपको बता रही हूँ ये है मानव भूगोल के लिए। भौतिक भूगोल के लिए जो दोनों बुक मिलेगी वो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, और जो मानव भूगोल के लिए बुक्स है वो 12th क्लास की एनसीईआरटी है। 12th क्लास की एनसीईआरटी में आपको पूरा मानव भूगोल दिया गया है। मानव भूगोल का मतलब है जनसंख्या के बारे में बताया गया, प्रवास के बारे में बताया गया, जनसंख्या क्या होती है, प्रवास क्या होती है, और उसके अलावा इससे जो ज्योग्राफी से इकोनॉमी में क्या असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल संसाधन, ज्योग्राफी का
जो संसाधन वगैरह है, लोहा, एल्यूमिनियम, ये इनसे इकोनॉमी बनती है, क्योंकि इन्हीं से इंडस्ट्री डेवलप होती है, इन्हीं से हम लोग इंडस्ट्री बनाते हैं और इसी से पैसा आता है, इसी से जीडीपी ग्रोथ है जो इकोनॉमी में हेल्प करती है। तो ये सब कुछ इसमें बताया गया है। इसमें जनसंख्या वगैरह, आवास क्या होता है, प्रवास क्या होता है, प्रवास के पीछे के कारण क्या होते हैं, जनसंख्या कैसे मापते हैं, वर्तमान में क्या जनसंख्या है, उसके अलावा बस्तियां, मानव की कौन कौन सी किस किस प्रकार की बस्तियां होती है, बस्तियों के क्या प्रकार होते हैं, और साथ ही कृषि भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी ज्योग्राफी का। कृषि के बारे में, भू संसाधनों के बारे में इसमें सब कुछ बताया गया है। कौन कौन से क्षेत्र में कैसी कृषि की जाती है, कृषि का क्या इंपॉर्टेंट है, अनाज जैसे कि गेहूं, चावल, इन ये कौन से तापमान में उगाए जाते हैं, ये इसमें सबसे इसके उत्पादन में सबसे प्रमुख देश कौन कौन से हैं, जल संसाधन की क्या इंपॉर्टेंस है, जलों का कैसे संरक्षण किया जाए, और कहाँ कहाँ के ऐसे कौन कौन से जल संसाधन मिलते हैं, खनिज और ऊर्जा संसाधन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका। इसमें बताया गया आपको कि भारत के कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से खनिज मिलते हैं, जैसे कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कौन से मिलते हैं, ये इस प्रकार से आपको मैप भी दिया जाएगा। जैसे चंद्रपुर, बेलाडीला, चित्रदुर्ग, इन क्षेत्र में धात्विक खनिज मिलते हैं। धात्विक खनिज के लिए प्रमुख है अल्ह खनिज, बॉक्साइट। बॉक्साइट भारत के कौन से क्षेत्रों में मिलता है, मैग्नीज भारत के कौन से क्षेत्रों में मिल जाता है, ये पूरा मैप के थ्रू आपको समझाया गया है। और प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ मिलती है, ये पवन ऊर्जा, ये देखो ये निर्माण उद्योग कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र में क्या कार्य होते हैं, तृतीय क्षेत्र में क्या कार्य होते हैं, इनके क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब कैसे होते हैं, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। और परिवहन और संचार, भारत में कौन कौन से परिवहन का प्रयोग होता है, परिवहन और संचार क्या होते हैं, इनका एनएच नेशनल हाईवेज के बारे में बताया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे किया जाता है, कौन कौन से देशों के साथ होता है, भारत क्या आयात करता है, क्या निर्यात करता है, प्रदूषण, कौन कौन से देश में प्रदूषण हो रहे हैं, वायु प्रदूषण, धातु प्रदूषण, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी। इसी के साथ की दूसरी बुक भी है, वो मैं भूल गई हूँ, तो वो भी 12th क्लास की ही एनसीईआरटी, उसमें भी मानव भूगोल के बारे में बताया गया है, वो भी बहुत अच्छी है। तो ये चारों बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है 12th और 11th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो शायद ही आपको किसी और बुक की जरूरत पड़े, मतलब ये एनसीईआरटी ही आपकी मेन बुक्स का काम कर दे रही है। जो आप लोग अलग अलग एग्जाम के लिए लेते हैं ना इंपॉर्टेंट बुक्स, तो ये अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि शायद आपको और बुक्स की जरूरत होगी, क्योंकि इसमें आपको बेसिक भी बताया गया है, अच्छे से समझाया गया है, और साथ ही आपके लिए हाई लेवल की चीजें भी इसमें सब कुछ दी गई है। तो ये है आपके ज्योग्राफी के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप जैसे ज्योग्राफी में पीएचडी कर रहे हैं या हाई लेवल की ज्योग्राफी आपके किसी एग्जाम में आती है, तो उसके लिए आप और बुक्स देख सकते हैं। यूपीएससी के लिए भी ये बुक्स सफिशियंट ही है, ठीक है। तो बाकी अगर आपको लगता है कि मुझे और बुक्स भी पढ़नी चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अच्छे से देख सकते हैं। अब एक और लास्ट इसमें चीज रह गई है, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी ज्योग्राफी के लिए, दैट इज एटलस। एटलस तो हर एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं ज्योग्राफी का मतलब ही है भौगोलिक चीजों को जानना। तो भूगोल में कौन सा क्षेत्र कहाँ है, भारत के क्षेत्र कौन से हैं, और उसके अलावा पूरे विश्व के सारे मैपिंग्स वाले सेशन सब कुछ इसमें मिल जाएगा। क्योंकि मैप भी जरूर ले, इसमें आपको वर्ल्ड के मैप, भारत का मैप, सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। भारत के बारे में, पूरे विश्व के बारे में सब कुछ इसमें दिया गया है। तो इस बुक को भी आप जरूर लीजिएगा मैप के साथ साथ। तो ये कैसे लगी क्लास जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते जाना। अल्लाह हाफिज।